हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज ये जो वीडियो होने वाली है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इन वीडियोस में मैं 120 क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। वो 120 क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ये सोचना कि ये आने वाले हैं और इनको करके जाना, ये इसलिए ध्यान रखना। अब जो होने वाले हैं, सबसे पहले हम 3 चैप्टर करेंगे जो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है और थोड़े से ट्रिकी चैप्टर्स हैं जिनको करने में स्टूडेंट्स सोचते हैं कि ये किसी तरीके से गलत ना हो जाए इन चैप्टर्स का क्वेश्चन, तो इसीलिए चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आइए चैप्टर नंबर 5 की बात करते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या कह सकते हैं एपी। अब पहले सबसे पहले एपी का मतलब क्या होता है। एपी एक ऐसा सीक्वेंस होता है जिसका कॉमन डिफरेंस सेम होता है। जैसे इनमें है, सब में कॉमन डिफरेंस 2 है, तो ये एक ऐसा सीक्वेंस है जिसे हम एपी कहेंगे। देखिए ये वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है, 30 क्वेश्चंस ईच वीडियो में आने वाले हैं। तो देख लीजिए कि ये 4 वीडियो देखनी है और चारों वीडियो में 120 क्वेश्चन करके जाएंगे, जिसमें कॉन्सेप्ट भी होंगे प्लस क्वेश्चंस होंगे, सब चीजें सिखाई जाएगी। अब बात करते हैं एपी। एपी के अंदर हम सबसे पहली चीज जानते हैं ए एन। ए एन का मतलब होता है ए प्लस में एन माइनस वन डी। अब ये ए एन को किस नाम से जानते हैं, हम इसको हम जनरल टर्म के नाम से जानते हैं, या हम इसको nth टर्म के नाम से जानते हैं। उसी तरीके से हम बात करें ए की, तो ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, ए का मतलब फर्स्ट टर्म। उसी तरीके से हम बात करें एन की, तो एन का मतलब होता है nth टर्म और डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस किस तरीके से निकलता है वो देखिए। कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या है, देखिए अभी मैंने ऊपर वाले क्वेश्चंस में कॉमन डिफरेंस निकाला, जैसे इस वाली सीक्वेंस में निकाला, तो इसका मतलब था कि पीछे वाली टर्म मतलब a2 में से a1 को माइनस करना है। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि a2 में से a1, इसी तरीके से a3 में से अगर हम a2 भी माइनस करते हैं तो कॉमन डिफरेंस सेम निकलने वाला है। तो ध्यान रखिए, इस तरीके से आपको सीखना है। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला जो हमें सीखने को मिलेगा वो होगा nth टर्म या जनरल टर्म का। उसके बाद आता है एक सम एस एन का। तो एस एन का फॉर्मूला हमने सीखा मिला एन बाई टू, टू ए प्लस में एन माइनस वन डी। तो यहाँ पर nth टर्म, एन का मतलब nth टर्म जो एन दी गई होगी, ए का मतलब फर्स्ट टर्म, डी का मतलब कॉमन डिफरेंस। उसके बाद इसी तरीके से इसमें एक और फॉर्मूला बनता है एन बाई टू ए प्लस में ए एन। ए एन को हम nth टर्म कह सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं लास्ट टर्म। ध्यान रखिए एन का मतलब, जैसे कोई टर्म बोलिए सिक्स टर्म, तो सिक्स जो होगा वो एन होगा। तो इस तरीके से समझने की कोशिश करना, इस तरीके से। तो ये दो फॉर्मूले हैं जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, और ये जो फॉर्मूले हैं ये आपके एग्जाम में आते हैं। तो एपी में यही जो फॉर्मूले हम यूज करेंगे और इनसे बाहर कुछ भी ऐसी चीज नहीं होगी। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप इन वीडियोस में नहीं होगा जो आपके एग्जाम में आ जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले वाले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर दे रखा है इफ ये कुछ p माइनस वन, p प्लस वन एंड 2p प्लस थ्री आर इन एपी। तो ध्यान दीजिए, मैं एक बात बताने वाला हूँ कि एपी में वही चीज होती है कि एक ऐसी चीज होती है कॉमन डिफरेंस जो दो टर्म्स को मिलाकर बनाती है। अगर कोई टर्म एपी में है तो इसका मतलब है उनका कॉमन डिफरेंस सेम होगा, यही बात बोल रही थी। जैसे a2 में से अगर a1 माइनस करूं, उसी तरीके से a3 में से a2 माइनस करूं, तो ये दोनों हमेशा सेम आनी चाहिए, तब ये एपी में होंगी। इसका मतलब ये वाला डी और ये वाला डी सेम होगा। तो इसमें एक यही बताया था कि एपी में वही चीज होती है जो कि कॉमन डिफरेंस सेम लेके आ जाए। तो यहाँ पर यही बोला है, तो मैंने लिख दिया ये चीज। अब यहाँ पर सेकंड टर्म कौन सी है, पी प्लस वन माइनस पहली टर्म कौन सी है, पी माइनस वन। उसी तरीके से थर्ड टर्म कौन सी है, टू पी प्लस थ्री, और बीच में क्या है माइनस, और सेकंड टर्म कौन सी है, p प्लस वन। इस तरीके से लिखना। और ये 1 मार्क क्वेश्चन है, मैंने ऑप्शंस भी इसमें दे दिए। तो 1 मार्क क्वेश्चन है, 1 मार्क क्वेश्चन में कैसे ना कैसे आ जाएगा। तो कोई भी अगर यहाँ वैल्यू रखी गई है और बोला गया है कि भाई बताओ ये एपी में है और p की वैल्यू बतानी है, तो इस तरीके से निकालनी। तो p प्लस वन माइनस p प्लस वन, यहाँ पर आएगा 2p प्लस थ्री माइनस p माइनस वन। तो यहाँ से p से p कैंसिल आउट हो गया, 2 बच गया। यहाँ पर p बच गया और यहाँ पर कितना बचा है, 2। तो इस तरीके से यहाँ पर जो p की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0। तो इस तरीके से हमें वैल्यू निकालनी है। तो p की वैल्यू कितनी है, 0। तो समझने वाली क्वेश्चन है कि आप अगर कोई भी चीज एपी में है तो उसको ऐसे लिखना है।
अब देखिए नेक्स्ट है कि द कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस निकालना है, और कॉमन डिफरेंस किसका निकालना है? एक हमें जनरल टर्म गिवन है। अगर क्वेश्चन में कभी भी जनरल टर्म गिवन है, जनरल टर्म गिवन है ए एन के फॉर्म में, तो हमेशा ध्यान रखना कि जो भी जनरल टर्म हमें गिवन होगी उसमें क्या करना होगा, हमें क्या निकालना, ए वन निकालना। तो एन की जगह पुट करना होगा ना 1, तो यहाँ पर पुट कर देना 5 इंटू वन माइनस सेवन, तो आएगा 5 माइनस सेवन, तो आ जाएगा -2। उसी तरीके से हमें क्या निकालना, ए टू, क्योंकि हमें तो कॉमन डिफरेंस निकाला, तो डी के लिए हमें ए टू माइनस ए वन चाहिए। तो ए टू 5 इंटू टू माइनस सेवन, तो आ जाएगा 10 माइनस सेवन, तो आएगा 3। तो यहाँ पर ए टू की वैल्यू 3 है, माइनस माइनस टू, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 प्लस 2। तो इस तरीके से बन गया 5। तो इस तरीके से समझने की कोशिश करना कि क्वेश्चंस कैसे भी हो आपको समझना है। अच्छा ध्यान रखना, ये तो जनरल टर्म गिवन है, ए एन गिवन है। अगर यहाँ पर एस एस की सम गिवन हो, चलिए आगे क्वेश्चन होगा उससे रिलेटेड, फिर आपको दोबारा से बताऊंगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुझे क्या करना है, द रेशियो ऑफ द 11th टर्म टू 17th टर्म। पहले तो सबसे पहले बात करें कि जो चीज गिवन हो क्वेश्चन में वो लिख लीजिए। तो A11 का रेशियो और A17 का रेशियो 3:4 है। फाइंड द रेशियो, फाइंड द रेशियो ऑफ द फिफ्थ टर्म ऑफ द सेम एपी। तो यहाँ पर क्या करना है, रेशियो ऑफ द फिफ्थ टर्म द सेम एपी, फाइंड द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म टू दैट सम ऑफ। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारे पास गिवन है। शायद इस क्वेश्चन में कुछ मिसिंग तो नहीं है ना? मिसिंग है थोड़ा सा यहाँ पर, शायद यहाँ पर 21 है, 21th टर्म, 21st टर्म, क्योंकि रेशियो तो निकालना है ना। पहले क्या करना है, पहले हमें निकालना है रेशियो ऑफ द फिफ्थ टर्म, फिफ्थ टर्म टू 21th टर्म, और उसी तरीके से सम भी निकालना है, सम का रेशियो भी निकालना है, एस का भी रेशियो निकालना है। तो पहले हमें सबसे पहले क्या करना होगा, पहले यहाँ तक क्वेश्चन पढ़ना होगा, यहाँ से यहाँ तक पढ़ना होगा। ये रेशियो गिवन है, A11 गिवन है और A17 गिवन है, और ये 3/4 गिवन है। तो क्या करना है, सबसे पहले इनको जो गिवन हो, देखिए अब ओपन करने का तरीका कैसे है। यहाँ पर मैंने जनरल फॉर्मूला लिखवाया था ए एन का, ए प्लस में एन माइनस वन डी। तो इसका मतलब ए, अगर A11 पुट करूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा ए प्लस में 11 माइनस वन डी। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं A17, तो आएगा ए प्लस में 17 माइनस वन डी इक्वल टू में 3/4, या कह सकते हैं हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस में 10d डिवाइड में ए प्लस में 16d। तो एक बात हमें समझ में आई कि अगर कोई भी टर्म पूछी गई है तो हमें n के जो d के साथ है वो एक कम टर्म लिखनी है, मतलब a प्लस में 10d अगर A11 पूछा है तो इस तरीके से बनने वाली है। अब क्वेश्चन में किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 4a प्लस 40d 3a प्लस में 48d। ठीक है, अब क्या करना है, ये a एक तरफ ले आना है, d एक तरफ ले जाना है, तो a इक्वल टू में 80 बन गया। तो इसका मतलब a की वैल्यू जो आ गई वो 80 आई। अब देखिए क्वेश्चन में क्या रेशियो पूछा है, क्वेश्चन में रेशियो पूछा है कि भाई फिफ्थ टर्म से 21st टर्म क्या होगी। तो फिफ्थ डिवाइड में 25, तो फिफ्थ का मतलब a प्लस में 4d, a प्लस में 20d। तो a की वैल्यू हमारे पास है तो 8d प्लस में 4d डिवाइड में a की वैल्यू है तो 8d प्लस में 20d। तो यहाँ से सॉल्व करना है, तो सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, 12d डिवाइड में 28d, d से d कैंसिल और 12 से ये 3:7, तो 3:7। तो इस तरीके से रेशियो निकल जाए। मगर एक और रेशियो पूछा है, अब पूछा है द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म टू सम ऑफ 21 टर्म। तो सबसे पहले हमें क्या पता है, S5 रेशियो S21। तो फॉर्मूला क्या होता है सम का, n/2 2a प्लस में 4d, n/2 2a प्लस में 20d। तो यहाँ से देखिए तो कैंसिल आउट हो गया, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। क्या कैंसिल हो सकता है, नहीं हो सकता। यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, कभी भी जब भी क्वेश्चन में ये वैल्यू गिवन हो तो यहाँ पर वैल्यू रखनी है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर रखना है 5/2, यहाँ पर रखना है 21/2, ये कभी भी कैंसिल नहीं करने हैं अगर क्वेश्चन में ये गिवन है तो, ये ध्यान रखना है। ठीक है,
यहाँ से 2 कैंसिल हो सकता है, बाकी चीजें कैंसिल नहीं होंगी। तो यहाँ पर मैंने इसलिए आपको रखा कि आप समझे कि आप गलतियां कहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये चीज इस तरीके से बन जाएगी 5 इंटू ब्रैकेट 2a, तो 2 इंटू में 8d प्लस में 4d, ये ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नीचे पुट करना है, तो 21 2 इंटू 8d प्लस में 20d, तो अब यहाँ पर आएगा 5 इंटू, देखिए यहाँ पर बनेगा 16 प्लस 4 20d डिवाइड में 21 इंटू यहाँ पर क्या बना, ध्यान से देखिए 16 प्लस 20, तो यहाँ बना 36 डी। तो अब देखिए सभी चीज मल्टीप्लाई में तो कैंसिल आउट हो सकती है, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, कहीं पे जाके ये कैंसिल आउट हो जाएंगे किसी ना किसी टेबल से। तो 36 अगर मैं बात करूं तो यहाँ 4 की टेबल से 9 पे चला जाएगा और ये 5 पे चला जाएगा, ये 5 पे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 25 डिवाइड में 189, 189। तो इस तरीके से हमने क्या किया, एक रेशो और निकाल दिया। तो ये बात समझने वाली है कि आपको करना किस तरीके से। तो ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन को करने का तरीका कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि आप समझे। देखिए कुछ भी ऐसी चीजें नहीं लगाई गई है, कोई भी ऐसा जिसमें कुछ अलग नहीं लगाएगा, बस जो वैल्यू है वो पुट करनी है। सिर्फ इस तरीके से, अगर क्वेश्चन रेशो वाले आते हैं तो इस तरीके से पुट करना है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इफ एन एपी ऑफ द फर्स्ट टर्म इज A7, तो पहली एपी का मतलब ये 7 दिया है। nth टर्म an गिवन है 84। ठीक है, ये n गिवन है 84। ठीक है, अब क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, आगे गिवन है Sn की वैल्यू है 2093/2, देन n निकालना है। तो देखिए ध्यान से देखिए, हमारे पास जो फॉर्मूले हैं उसको पुट करना है। तो सबसे पहले an का फॉर्मूला, a प्लस में n माइनस 1d, यहाँ पर Sn का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1d। एक तो फॉर्मूला ये है, क्या हम सेकंड फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं इसमें, n/2 a प्लस में a कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास an की वैल्यू गिवन है। तो Sn की जगह मैंने Sn की वैल्यू रखी। अब यहाँ क्या करना है, n/2 ऐसा ही रहेगा, और यहाँ पर क्या होगा, देखिए a भी गिवन है 7 और ये भी गिवन है 84, और यहाँ पर आ जाएगा 2093/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर सोल्यूशन है बाकी। तो यहाँ पर आएगा 2093 इक्वल टू में n, और ये दोनों प्लस हो जाएंगे 91 बन जाएगा, 91 बन जाएगा n 2093 डिवाइड में 91। अब इसको सॉल्व करना है, तो शायद ये सॉल्व करके कुछ 3 पे जा रहा होगा, मतलब 23 के आसपास इसका आंसर आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर इसको डिवाइड करना है आपको 91 को, और आंसर आ जाएगा, n की वैल्यू आ जाएगी 23। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना। तो ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में an गिवन हो और साथ में n गिवन हो तो आप यूज कर सकते हैं ये फॉर्मूला। आप अगर a एंड b गिवन है तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कीजिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन को समझने की कोशिश करनी है। अब देखिए, फाइंड द 13th टर्म फ्रॉम द एंड। अब ये चीज पूछी गई है एंड से, ध्यान रखना एंड से पूछा गया है। तो स्टार्टिंग क्या होगा, देखो दो तरीके हैं करने के, दो तरीके हैं क्वेश्चन को करने के। करना कैसे है, देखो एक तरीका तो ये है कि डायरेक्ट बताता हूँ, अगर ये 1 मार्क में आए तो आप इस तरीके से कीजिए, इसको भी आप चेंज कर लीजिए, इसको भी चेंज कर लीजिए। चेंज करने का मतलब है कि जो सीक्वेंस गिवन है जो पीछे है वो आगे लिख लीजिए। डी तो हम कहीं से भी निकाले ना, डी कैसे भी निकालेंगे तो आपका डी गलत नहीं होगा। डी तो कैसे भी निकाल सकते हैं, लास्ट वाली टर्म यही तो बोला 20 माइनस 13, तो 7 आ जाएगा डी। तो यही बोला है ना कि पहले पहली टर्म फिर लास्ट वाली टर्म, लास्ट वाले में से पहले वाले माइनस कर, तो डी आ चुका है हमारे पास। ए हमारे पास -148 है। अब पूछा एंड से 13, मतलब 13 टर्म निकाल देते हैं। तो ए प्लस में 12d, तो -148 प्लस 12 इंटू 7, तो यहाँ पर आ जाएगा 84, तो 464 माइनस, तो ए 13 की वैल्यू आ गई -64।
करने का तरीका ये भी हो सकता है, मगर मैं तो सीक्वेंस देखकर नहीं चाहता कि सीक्वेंस को वैसा किया जाए, सीक्वेंस ऐसा ही रहे। तो कैसे सोल्व करेंगे? देखिए ये जो टर्म होती है इसको लास्ट टर्म कहते हैं, और लास्ट टर्म को हम क्या कहते हैं? एन कहते हैं। ये ध्यान रखना। तो ए प्लस में एन माइनस 1d, तो ये है -148। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं कि जो गिवन है वही निकालना है, तो यहाँ पर 20 आ गया। अब डी ध्यान रखना, डी जो आएगा इसमें निकल के वो a2 माइनस a1 होगा, तो यहाँ 13 माइनस 20 होगा जो आएगा -7। तो यहाँ पर जो निकल के आया वो आया -7। एन तो है ही नहीं हमारे पास, तो यहाँ पर पुट करना है -7। अब 20 को इस तरफ लेके जाना है, तो ये 168 बन जाएगा, और -7 को इसके डिवाइड में रख देना है। तो माइनस से माइनस कैंसिल, ये कैंसिल, क्या जाएगा 2 4 24 n माइनस 1। अब क्या करना है 24 प्लस 1, यहाँ पर n की वैल्यू हो जाएगी 25। तो इसमें टोटल टर्म 25 है, मगर बोला है कि एंड से 13th टर्म निकालो। तो ध्यान रखना कि जब भी हम कभी देखें पूछो अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर कोई भी पूछे कि भाई लास्ट से फोर्थ टर्म बताओ, तो यहाँ पर जो आप क्या करेंगे डायरेक्ट 10 में से 4 माइनस करेंगे और 6 बोल देंगे, मगर 6 नहीं है, 7 है। देखो 1 2 3 4, तो 7 जो है लास्ट से फोर्थ टर्म है। तो इसका मतलब हमें क्या करना होगा कि इसमें एक प्लस भी करना होगा। तो यहाँ क्या करना है कि जो n आया, कह सकते हैं कि टोटल टर्म माइनस जो पूछी गई है एंड से, जो टर्म पूछी गई है +1, तो हमारे पास जो n है वो निकल के आ जाएगा। तो यहाँ 25 माइनस 13 प्लस 1, तो 26 माइनस 13 तो आएगा 13। तो A13 जो है वो हमें निकालना है। अब कहोगे यहाँ पे भी A13 निकाला तो आंसर आ गया, वहां पे भी आंसर आ जाना चाहिए। ये आंसर किस तरीके से आएगा देखते हैं भाई। क्या आएगा? A प्लस में 12d, तो यहाँ पर जो A था वो था 20, प्लस यहाँ पर 12 इंटू -7, तो यहाँ आया 20 माइनस 84, तो आंसर आएगा -64। तो अगर 1 मार्क में क्वेश्चन आ रहा है तो आप इस तरीके से करके आइए। अगर ये थोड़ा सा बड़ा है कि 2-3 मार्क्स में, तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करिए। दोनों तरीके सही हैं, दोनों तरीके आप इस यूज कर सकते हैं। आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखिए बहुत ही, या अगर एंड से क्वेश्चन आए तो इस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने कहता है कि हाउ मैनी टर्म, अगर हाउ मैनी टर्म की बात की जाए तो एन कहीं से पता करना है, एन कहीं से पता करना है, ये ध्यान रखना। हाउ मैनी टर्म सीक्वेंस गिवन है मस्ट बी टेकन दैट देयर सम इज 105। इसका मतलब कि मुझे ये बताना है कि भाई मेरी टर्म कितनी होंगी अगर इतना सम होता है। तो यहाँ पर एस एन गिवन है, जो गिवन हो वो लिख लीजिए। सीक्वेंस गिवन है, तो ए की वैल्यू 27, बी की वैल्यू A2 माइनस A1, 24 माइनस 27 माइनस 3। तो देखिए हमारे पास तो हमें तो यही चाहिए ना सारी चीजें, अगर क्वेश्चन में कुछ भी फाइंड आउट करना है तो इस तरीके से। अभी बाद की बात बाद में पूछेंगे, विच टर्म ऑफ द AP इज 0, ये बाद में पूछेंगे। तो देखिए फाइंड करते हैं एस एन n बाई 2। देखिए सम का मतलब क्या होता है, सम का मतलब और एपी में nth टर्म का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पर समझने की कोशिश कर। सम का मतलब है 1 प्लस 3 प्लस 5, ये एक सीक्वेंस गिवन है, तो इन सब का जोड़ जो होता है वो सम होता है, कि 1 प्लस 3 प्लस 5 इस तरीके से जोड़ने से जो चीज आती है वो सम होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये एन, ए एन तो गिवन नहीं, तो हमें कौन सा फॉर्मूला 2a प्लस में n माइनस 1d, ये फॉर्मूला। तो ये आएगा 105, एन नहीं गिवन, 2a गिवन है 27, तो 2 इंटू 27 प्लस n माइनस 1 और d है -3, ये इस तरफ चला जाएगा तो बनेगा 210, n यहाँ पर बनेगा 54, यहाँ पर बनेगा -3n और यहाँ पर आ जाएगा +3, तो यहाँ पर बनेगा n 57 माइनस 3n, 210 57n माइनस 3n स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा 3n स्क्वायर माइनस 57n प्लस 210। अब इसको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करना है। पहले कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल कर दीजिए,
3 कॉमन निकल सकता है इन सभी में, तो इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन जाएगी। ठीक है, अब 70 बनाना, तो अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कराएंगे, तो अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए, इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि यहाँ पर ये 14 5 जा, यहाँ पर ये 70 बनेगा, ये प्लस है, ये प्लस है, तो यहाँ पर आ जाएगा n ब्रैकेट n माइनस 14 माइनस 5 n माइनस 14 0, तो n माइनस 14 एक पेयर और n माइनस 5 एक पेयर, तो n की वैल्यू 14 आई और n की वैल्यू 5 आई। तो इस तरीके से हमारे पास 2n आ गए हैं, 2n आ गए हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में आगे क्या पूछा, विच टर्म ऑफ एपी इज 0, तो एपी की टर्म जो है वो 0 होनी चाहिए, तो कौन सी टर्म है जो हमें 0 मिलेगी। तो देखिए ध्यान से देखना, यहाँ पर जो टर्म पूछी जाए उसको हम an मान लेते हैं। ठीक है, a प्लस में n माइनस 1d इक्वल टू में 0, n पता करना है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर a हमारे पास गिवन है, a कितना गिवन है 27 और d कितना गिवन है -3, तो 27 n माइनस 1 और -3 0, 27 को दूसरी तरफ भेज दें, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से a कैंसिल 9, तो n की वैल्यू जो आ जाएगी 10 आ जाएगी, n की वैल्यू 10। तो 10th ऐसी टर्म है जो 0 है, तो जो भी क्वेश्चन में अगर 0 पूछा जाए तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा है। देखिए ज्यादा बातें नहीं कर रहे हैं हम डायरेक्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं और क्वेश्चंस अच्छे वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं। हर टाइप से जो भी क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन में कभी भी nth टर्म पूछा गया है या कोई ऐसी टर्म गिवन दे दी कि कोई टर्म 16 है, बताओ ये कौन सी टर्म है, तो आपको सॉल्व करने का तरीके बता दिए गए हैं। इन क्वेश्चन से ही रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, कुछ भी अलग क्वेश्चन नहीं आएगा। डिफिकल्ट से डिफिकल्ट, इजी से इजी, सभी टाइप के जो क्वेश्चन है वो कराए गए हैं, चाहे वो कोई सा भी मैथ्स हो, स्टैंडर्ड मैथ्स हो या फिर बेसिक मैथ्स हो, सभी के सभी क्वेश्चंस आपको करा दिए गए हैं। तो आप समझने की कोशिश करना कि अगर ये क्वेश्चंस आए आपके एग्जाम में तो आपको कैसे सॉल्व कर रहे हैं। बड़े ध्यान से, बड़े केयरफुली तरीके से सोचना, समझना और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ऐसे कोई भी क्वेश्चन नहीं होंगे जो आपको एग्जाम में नहीं मिलेंगे। आपको इन वीडियोस को देखना होगा और इन वीडियो से सीखना होगा कि ये क्वेश्चन किस तरीके से जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। If the sum of the first m term of an AP is same as sum of its first nth term, then show that this। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है, समझने की कोशिश करना कि सम ऑफ फर्स्ट m टर्म जो है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म के बराबर। अब ये m और n क्या है, सिर्फ क्या है, n की वैल्यू m है और यहाँ n की वैल्यू n ही है। बाकी यहाँ पर AP सेम है, AP सेम है, इसका मतलब a और d जो है इन दोनों के सेम ही होंगे। तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगेगा, m/2 2a प्लस में m माइनस 1d। ठीक है, यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगेगा, n/2 2a प्लस n माइनस 1d। अब कोई कहेगा कि यहाँ पर n सेकंड फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया। देखिए सेकंड फॉर्मूला इसलिए नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पर हमारे पास an के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए 2 से 2 कैंसिल कर देना है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो, अंदर मल्टीप्लाई करना है m को, तो यहाँ पर प्लस है m ब्रैकेट m माइनस 1d 2an nd n माइनस 1, यहाँ पर है 2am m स्क्वायर d माइनस md 2an n स्क्वायर d माइनस nd। अब क्या करते हैं, dd वाले एक तरफ ले लेते हैं और a वाले एक तरफ ले लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 2a कॉमन m माइनस n, ये उस तरफ चले जाएंगे तो n स्क्वायर d माइनस nd। आप डायरेक्ट वहां से भी ले सकते थे, यहीं इसी स्टेप से भी ले सकते थे कि d कॉमन आया था, मगर आपको अगर ये सही लगे तो इससे से करना है, तो माइनस एम डी स्क्वायर एम डी, तो d कॉमन आ गया। अब ध्यान देना इस क्वेश्चन में, यहाँ पर n स्क्वायर m स्क्वायर और यहाँ पर ये चीज प्लस है। यहाँ पर ये गलतियां मत करना, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। ये ध्यान रखना कि क्वेश्चन में किस तरीके से पूछा गया है, ये सोचने की समझने की कोशिश करना। ठीक है, अब यहाँ पर आएगा, ये नीचे लिख लेना 2a m माइनस n। क्या यहाँ से m माइनस n कॉमन निकाल सकते हैं, देखिए m माइनस n कैसे कॉमन निकालेंगे, ये तो है ही, ये आ गया, यहाँ पर ये बन गया
1। यहाँ पर ये जो बनेगा, या माइनस भी कॉमन निकाल लेते हैं हम, या क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर जो बनेगा n माइनस एम, m प्लस n प्लस 1। अगर मैं माइनस कॉमन निकालता हूँ, नेक्स्ट स्टेप में माइनस कॉमन निकालता हूँ, एक लाइन दोबारा से लिखते हैं, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, बड़े बेसिक तरीके से चीजें बताई जा रही हैं। यहाँ पर d है, इन दोनों में से मैं क्या लिखता हूँ, n माइनस एम, m प्लस n, और यहाँ से मैं माइनस कॉमन लेके n माइनस m लिख लेता हूँ, ठीक है। और माइनस देखना, माइनस m माइनस n कॉमन ले लेता हूँ। अच्छा, ये माइनस के साथ क्यों लिया, तो यहाँ पर ये माइनस के साथ कॉमन लिया, तो ये चीज क्या होगी, उल्टी होगी। या एक और स्टेप लिखते हैं हम, यहीं पे माइनस आगे से कॉमन लेते हैं, देखना ध्यान से, माइनस 1 कॉमन ले लिया, तो इसमें m माइनस n बना, m प्लस n तो ऐसे ही रहेगा। यहाँ से भी माइनस 1 कॉमन ले लिया, या यहाँ पे प्लस ही रखते हैं, m माइनस n डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ प्लस ही रखते हैं, इसको m बना देते हैं, इसको n बना देते हैं, तो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, माइनस, अब देखिए इससे भी माइनस कॉमन ले रहा हूँ, माइनस m माइनस n, m माइनस n तो ये कॉमन आ चुका, और माइनस यहाँ से कॉमन ले रहे, तो ये चीज प्लस में रहेगी, और यहाँ ये माइनस 1 बन गया, और 2a m माइनस n, 2a m माइनस n, ये दोनों चीजें कैंसिल आउट हो गई, ये d भी है, और इस d को इधर ले आया मैं, तो 2a प्लस में d m प्लस n माइनस 1। अब देखना ध्यान से सुनना, क्या मैं इस फॉर्मूले को कुछ इस तरीके से लिख लूं, अगर ये कुछ इस तरीके से होता तो, ये n की वैल्यू ये है ना, n की वैल्यू ये है ना, तो इसका मतलब मैं यहाँ लिख सकता हूँ, और n बाई 2 साथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि इस तरफ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरफ भी 0 हो जाएगा। अगर मैं इसको बंद करता हूँ, तो यहाँ पर ये एस एन का कुछ फॉर्मूला बनना चाहिए ना, तो एस एम प्लस एन, तो यहाँ पर ये m प्लस n बन सकता है, इक्वल टू में 0, तो यही हमें प्रूव करना था। इस तरीके से क्वेश्चन को समझना होगा और क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए जाना होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ एन ए पी द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव, देखिए जब भी क्वेश्चन में 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म पूछी गई हो, तो आप डायरेक्ट 1 2 3 मत ले लेना, सिर्फ जब भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर पूछे गए हो, तो a माइनस डी, कहीं पे भी पूरी बुक में a और a प्लस डी इस तरीके से रखना, ठीक है। जब भी क्वेश्चन में कॉन्जिक्यूटिव नंबर पूछे गए हो, तो इस तरीके से लेट कर लेना, ये लेट होंगे नंबर, ये ध्यान रखना। अगर इनका प्रोडक्ट आगे पूछा है, तो इनका सम दिया है, तो सम का मतलब है इनको जोड़ दिया गया है, जो 25 दिया है। अब इनका सम ऑफ देयर स्क्वायर, अब इनके जो सम है, सम का मतलब कुछ इस तरीके से a माइनस डी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए प्लस डी का होल स्क्वायर, 194 गिवन है, इस तरीके से गिवन है। तो यहाँ से क्या करना होगा, पहले इसको सॉल्व करना होगा, यहाँ से d 3a इक्वल टू में 24, तो a की वैल्यू आ जाएगी 8, और 8 को यहाँ पुट करना होगा, इस तरीके से। अब देखिए सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा 8, ये d है, ठीक है, a है, तो यहाँ पर भी a की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 8a स्क्वायर, ये 8 है, ठीक है, 8a स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान से पुट करना है, ध्यान से पुट करना। अब इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं अगर थोड़ी सी समझदारी होगी, नहीं है तो इसको सॉल्व करना है, तो 8 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस माइनस 16d प्लस 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 16d इक्वल टू में 194। तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, देखिए यहाँ पर 1 2 और 3 8 स्क्वायर बचे, ठीक है। तो इसका मतलब 64 प्लस 64 प्लस 64, और 2 डी स्क्वायर बचे, 2 डी स्क्वायर बचे, इस तरीके से सोचने की कोशिश करना, ठीक है। 2 डी स्क्वायर ही बचे ना क्वेश्चन में, ठीक है। अब क्या करना है, ध्यान से देखिए, ये तीनों प्लस हो जाएंगे और ये तीनों प्लस होकर
192 बना देंगे तो यहाँ बचेगा 2, तो डी स्क्वायर 2/2 इट मीन्स 1, तो डी स्क्वायर की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब डी की वैल्यू आएगी प्लस माइनस का 1। तो इस तरीके से हम इसमें निकाल सकते थे। अब डी आया है, अभी हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। 8 आ चुका, डी आ चुका, तो देखिए डी 2 है, तो दो इक्वेशन में पुट 2 बार पुट करना है। इसमें पहले क्या पुट करना, 8 हम इसमें प्लस 1 पुट करते हैं तो 7 बना, 8 8 और 8 प्लस 1 9। अब उसी तरीके से अगर मैं इस क्वेश्चन में -1 पुट करूं तो 8 माइनस -1, तो यहाँ पर क्या बनेगा 8 प्लस 1, इसका मतलब 9 आएगा पहला नंबर, 8 8 आ जाएगा, लास्ट नंबर क्या बनेगा 8 माइनस 1 तो 7। तो इसलिए दो सीक्वेंस आपके सामने बन जाएंगे 9 8 7। तो इस तरीके से समझने की कोशिश करना। एपी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यार, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन, ये ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है कि जो आपको समझ नहीं आए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ द फर्स्ट nth टर्म इज इतना। सम, यहाँ पर सम दिया है तो सम का मतलब एस एन की वैल्यू गिवन है, और सम क्या निकालो, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, तो इसमें फर्स्ट टर्म निकालनी है, और व्हाट इज द सम ऑफ द टू टर्म। तो देखिए मेरे को क्वेश्चन ये कराने का मेन मकसद ये था कि इसमें मैं आपको बता सकूं कि क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व करने हैं, कि अगर क्वेश्चन इस तरीके से आए तो देखो ए एन का तो हमें पता चल गया, अब एस एन का कैसे पता। अगर मैं यहाँ 1 पुट करता हूँ, 4 इंटू 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो 4 इंटू में 1 एस एन, तो एस एन का मतलब है ए1। ध्यान रखना कि अगर मैं कोई भी टर्म, जैसे मैंने पहले सबसे पहले ये सीक्वेंस लिया था, तो इसका मतलब ये S1 हुआ और यही A1 हुआ। सम ऑफ फर्स्ट टर्म, तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट का तो फर्स्ट ही रहेगा ना। अब मैं S2 की बात करूं तो A1 प्लस A2 जुड़ जाएगा, तो अगर मैं यहां से S2 निकालने जाऊंगा तो यहाँ वो A2 के बराबर होगा, किसके बराबर, A2 प्लस A1 के बराबर होगा। ये गलती मत करना कि खाली A2 के बराबर, तो A1 प्लस A2 के बराबर, तो यहाँ से जो S2 की वैल्यू आएगी 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो 8 माइनस 4, तो A2 प्लस A1, तो यहाँ A1 की वैल्यू मेरे पास है 3, तो A2 की वैल्यू आ जाएगी 1। तो इस तरीके से सॉल्व करना। उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ रही है। तो ये दोनों चीजें आपको निकालनी थी, इसमें आपके कुछ भी बोल सकता है, A10 निकालो, S10 निकालो, कोई भी टर्म, तो आपके पास A1 A2 आ चुका है, आप डी से निकाल सकते हो और इस तरीके से पुट कर सकते हैं। तो इस तरीके से समझने की कोशिश करना और सॉल्व करना। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ बोला है सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, पहले 8 के जो 15 मल्टीपल्स है वो निकालें। तो n की वैल्यू 15 है, पहली जब भी कभी भी मल्टीपल्स दिए जाएं तो 8 के मल्टीपल्स बोले तो पहला 8 होगा, सेकंड 16 होगा। ध्यान रखना d हमेशा मल्टीपल ही होगा। ठीक है, a जो होगा वो पहली टर्म होगी। अब S15 निकालना है, तो S15 आपको निकालना आता है, 15/2 2a, तो 2a का मतलब 28 प्लस n माइनस 14 इंटू 8, तो 15/2 यहाँ पर आ जाएगा 16 प्लस, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, ये इस तरीके से सॉल्व हो जाएंगे 112। ठीक है, 2 कॉमन निकाल सकते हो, 2 कॉमन, तो यहाँ 8 प्लस 56, 2 से 2 कैंसिल, तो 15 प्लस 15 इंटू 8 इंटू 56, 64। ठीक है, और इंटू 15। अब देखिए 15 से आप मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं इजीली, तो यहाँ लिखना 64, 64 का आधा लिखना 32 और इन दोनों को जोड़ देना, बाद में 10 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, इसी तरीके से आप डायरेक्ट निकाल। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन में क्या क्या चीजें गिवन है वो देखनी है और उसके बाद ही क्वेश्चन करना है। ठीक है, आना बीइंग आ प्लांट लवर, देखिए प्लांट लवर है कोई, तो उसमें कि उसकी फर्स्ट रो जो है वो कुछ इस टाइप से लिखी हुई है, उसमें 2 है और सेकंड रो में 5 है और थर्ड रो में, इसका मतलब जो सीक्वेंस बना है वो 2 5 8 इस तरीके से लिखा हुआ है। सीक्वेंस कुछ इस टाइप से है 2 5 8, इसका मतलब हमारे पास सीक्वेंस आ चुका है, ए आ चुका है, डी आ चुका है,
ठीक है, अब जो क्वेश्चन में बोला गया वो सब चीजें निकालनी है। क्वेश्चन में बोला गया है द नंबर ऑफ पोर्ट्स प्लेस इन द 10th रो। तो 10th रो में जो प्लेस किया तो इसका मतलब A10 की वैल्यू निकालनी है। तो A प्लस में 9D, तो यहाँ पर कितना आएगा 2 प्लस में 9 इंटू 3। तो इसको सोल्व करेंगे तो 2 प्लस 27, तो यहाँ पर आ जाएगा 29। तो इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व कर देंगे। क्वेश्चन की ट्रिक वैसे ही होगी, कुछ अलग नहीं होने वाली। सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन में से एक सीक्वेंस निकालना है, सीक्वेंस निकालने के बाद जो जो क्वेश्चन पूछा है, यहाँ बोला डिफरेंस इन द नंबर ऑफ पोर्ट्स। तो डिफरेंस का मतलब A5 माइनस A2 के बारे में बात कर रहा है। तो A5 निकालिए पहले। तो A5 का मतलब होता है A प्लस में 4D माइनस A माइनस D। इस तरीके से बन जाएगा। डायरेक्ट लिख सकते हैं या इसको ऐसे लिखा था, A प्लस में 4D माइनस A माइनस D। तो यहाँ से A से A कैंसिल हो जाएगा, 3D बचेगा। 3D का मतलब 3 इंटू 3, तो आ जाएगा आंसर 9। ठीक है, इस तरीके से समझने की कोशिश करना है। इसमें रेड लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछा। अब पूछा है कि आना वांट्स टू प्लेस 100 पॉट्स इन टोटल, फाइंड द नंबर ऑफ रोज। इसका मतलब है कि क्वेश्चन में 100 पॉट्स इन टोटल, इसका मतलब SN दे रखा है 100 और N पूछा है, N क्वेश्चन में पूछा है। तो N निकालने के लिए क्या करना होगा आपको, तो यहाँ पर SN का फॉर्मूला लिखते हैं। तो SN का फॉर्मूला क्या होगा, N/2 2A प्लस में N माइनस 1D। ये 100 है हमारे पास, N हमारे पास है नहीं। A कितना गिवन है, ध्यान से देखिए, A जो हमारे पास गिवन है वो है 2, तो A 2 है और D हमारे पास 3। सिर्फ यही चीजें पुट करनी है और सोल्व करना है। तो ये इधर चला जाएगा तो 200 आ जाएगा। तो N 4 प्लस में 3N माइनस में 3, तो यहाँ बनेगा N 3N प्लस 1 200। ठीक है, यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगी। तो इक्वेशन बनेगी 3N स्क्वायर प्लस N माइनस 200। इसकी स्प्लिटिंग करनी है। स्प्लिटिंग करने के लिए देखना होगा तो यहाँ पर क्या है 200 बनना चाहिए, 600 बनना चाहिए। देखिए स्प्लिटिंग इस तरीके से करते हैं, पहले आगे वाले को प्लस करते हैं, तो 600 बनना चाहिए। तो 600 बनाने के लिए क्या करना होगा, मगर यहाँ पर डिफरेंस जो है वो कितने का है, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ 1 का है। तो इसलिए 600 के पेयरिंग करनी है। तो 600 की पेयरिंग करते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन में चीज़ें करते हैं। तो अगर मैं पेयरिंग कर पा रहा हूँ तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से पेयरिंग हो जाएगी 600। अगर नहीं आता सभी को तो इसका क्या करना है, इस तरीके से एलसीएम लेना है और पेयर बनाने हैं इस तरीके से। देखिए ये पेयर बना 25 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 8 या 24। तो यहाँ पर 25 माइनस 24 एंड 200। ठीक है, यहाँ कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो एन कॉमन ले, तो 3N प्लस में 25। यहाँ पर क्या कॉमन आ जाएगा 8 कॉमन आ जाएगा, तो N माइनस N प्लस 25। तो यहाँ एक पेयर बनेगा 3N प्लस 25 N माइनस 8। तो N की वैल्यू आ जाएगी 25 माइनस 25, ये तो रिजेक्ट हो जाएगी, तो N की प्रॉपर वैल्यू आएगी 8। तो इस तरीके से सोल्व करना है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब बोला है इफ आना हैज सफिशिएंट स्पेस फॉर 12 रोज। तो 12 रोज के बारे में बोला है। तो अच्छा ठीक है, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स। देखिए टोटल नंबर ऑफ की बात करें जाए तो S12 निकालना है। यहाँ पर S12 निकालना, तो S12 का फॉर्मूला क्या होता है N/2 और यहाँ पर 2 प्लस 11 12 है, तो 11 इंटू 3। तो यहाँ सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 6 4 प्लस 33, तो 6 इंटू 37। तो यहाँ 2 इस तरीके से आंसर आया। तो इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करें। तो उम्मीद करता हूँ हर टाइप के क्वेश्चन कर लिए हमने। और देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या 3-4 चीजें पूछी जाती हैं। देखिए अगर आपको निकालना आता है AN निकालना आता है, SN निकालना आता है, AN SN N पूछ सकता है, N निकालने के लिए पूछ सकता है, A निकालने के लिए पूछ सकता है, D निकालने के लिए। इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं। अगर क्वेश्चंस पूछ ली जाएंगे तो इस तरीके से पूछ ली जाएंगे कि कोई टर्म दे दी जाए और पूछा जाए कि N फाइंड आउट करो, भाई ये कौन सी पोजीशन पे है, या फिर कोई सम के बारे में बात कर रखी होगी कि सम के बारे में बात करो कि N बताओ कि N कितना है, ये किस चीज का सम है। ठीक है,
या फिर डायरेक्ट ए एन गिवन होगा, ए एन 0 पे कहाँ पे है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये मोस्टली मैंने क्वेश्चंस आपको करा दिए और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दिए। देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इस चैप्टर से रिलेटेड, तो आप देख सकते हैं आप इस तरीके के चैप्टर के इस तरीके के क्वेश्चंस करके जाइए। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 7, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेट है तो कोऑर्डिनेट करने के लिए इस तरीके से हमारे पास क्या होते थे, कुछ कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स गिवन होते थे। जैसे यहाँ पर गिवन हो गया एक्स वाई, कोई यहाँ पर गिवन है 3 3 सपोज करो, और ये पूछ लिया जाए कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस बताओ, डिस्टेंस बताओ। तो डिस्टेंस बताने के लिए हमें क्या करना होगा, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें चाहिएंगी कि जिससे हम डिस्टेंस निकाल सके। एक कोऑर्डिनेट या कहीं पे भी और पॉइंट दे दिया, जैसे यहाँ से यहाँ तक पॉइंट दे दिया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पॉइंट दे दी, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, और इन दोनों के बीच में क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। ये कुछ -4 3 है, इस तरीके से। तो इस ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक डिस्टेंस फॉर्मूला चाहिए। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम चीजों को ज्वाइन करते हैं और ये पता करते हैं कि इसमें क्या चीजें होनी चाहिए, कौन से फॉर्मूले हमें यूज करने होते हैं। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला आता है वो आता है डिस्टेंस फॉर्मूला। अब डिस्टेंस फॉर्मूले में क्या है, डिस्टेंस किसके बीच में, दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस। तो x1 y1 होगा एक पॉइंट, एक पॉइंट होगा y x1, यहाँ पर x2 y2, इस तरीके से दो पॉइंट है हमारे पास। दो पॉइंट है तो दो तरीके से डिस्टेंस निकालने के लिए दिया होगा। तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला होता है अंडर रूट, ऐसे ए बी मान लेते हैं, ए बी के बीच में डिस्टेंस, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला इसमें यूज होता है वो होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं। प्रॉपर्टीज क्या कहती हैं, अगर क्वेश्चन में स्क्वायर है और हमें प्रूव करना होगा, अगर क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए बोल दिया जाए कि भाई स्क्वायर प्रूव करो, तो क्या करना होगा, चारों साइड्स के डिस्टेंस निकालने होंगे, साथ में डायगोनल्स के डिस्टेंस निकालने होंगे और वो इक्वल आने चाहिए। अगर ये यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर ये चारों साइड्स के डिस्टेंस निकालने, ये इक्वल आने चाहिए। साथ में ये डायगोनल्स जो बनाए गए हैं ये भी इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है और बराबर करना है। उसी तरीके से रोम्बस प्रूव करनी है तो रोम्बस में सिर्फ चारों साइड्स ही इक्वल होनी चाहिए। चारों साइड्स इक्वल है तो समझ लीजिए वो रोम्बस है, बाकी चीजें नहीं। ठीक है, रेक्टेंगल की बात करें, रेक्टेंगल में अपोजिट्स साइड इक्वल होनी चाहिए, साथ में डायगोनल्स भी इक्वल होनी चाहिए। ध्यान दीजिए, पहले वाले में स्क्वायर में चारों साइड्स, यहाँ पर आमने सामने वाली साइड्स और डायगोनल्स, डायगोनल्स भी इक्वल होंगे। अगर ये चीजें हो रही हैं तो इसका मतलब ये रेक्टेंगल है। उसी तरीके से पैरेललोग्राम की बात करें, पैरेललोग्राम में क्या है, पैरेललोग्राम में सिर्फ अपोजिट साइड। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ध्यान से देखिए डिफरेंस क्या है। डिफरेंस यहाँ पर डायगोनल्स भी आने चाहिए, वहां पर डायगोनल्स नहीं है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर डायगोनल्स नहीं है, यहाँ पर डायगोनल्स भी है। तो इस तरीके से समझने की कोशिश करना। जैसे ये क्वेश्चन में मैंने लिख भी दिया है कि पैरेललोग्राम है मगर रेक्टेंगल नहीं है, पैरेललोग्राम में मगर रेक्टेंगल नहीं, तो क्या करना होगा, सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल करनी होगी और डायगोनल्स नॉट इक्वल होनी चाहिए। तो इस तरीके से समझने की कोशिश करना, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अगर बात करें रोम्बस की, तो रोम्बस में भी ऐसी है, रोम्बस और स्क्वायर में अभी मैंने डिफरेंस बता दिया है। अगर इन दोनों में बात करें तो डायगोनल्स इक्वल नहीं होने चाहिए अगर रोम्बस प्रूव करने के लिए। अब एक पॉइंट आता है कि कोलिनियर, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये है कोलिनियर। ये कोलिनियर है और ये कोलिनियर आपको पता करना है कि ये किस तरीके से प्रूव होगा, किस तरीके से प्रूव। तो एक लाइन पर हमें क्या करना होगा, चीजें गिवन होंगी कुछ इस तरीके से कि ए बी सी तीन पॉइंट्स गिवन है हमारे, और मुझे क्या करना है, क्वेश्चन में ये पता करना है कि ये कोलिनियर है या नहीं है। तो यहाँ कुछ ए बी सी, तो यहाँ क्या होगा कि दो डिस्टेंस निकालने ए बी और बी सी, और जैसी डिस्टेंस निकलेंगे ए बी और बी सी का, इन दोनों का सम हमेशा ए सी के बराबर आना चाहिए। अगर ये पोजीशन है तो हमारा क्वेश्चन में कोलिनियर है, अदरवाइज ये कोलिनियर नहीं है। तो इस तरीके से समझने की कोशिश करनी होगी। तो अगर कोलिनियर क्वेश्चन में पूछे जाए तो कोलिनियर की कंडीशन ये है कि भाई वो कोलिनियर तभी है जब दो साइड्स का सम तीसरी वाली साइड्स के बराबर होगा। तो इस तरीके से समझने की कोशिश करना है। यहाँ पे भी लिखा है कि दो पेयर इज इक्वल टू द थर्ड पेयर, कि दो पेयर जो है वो तीसरी पेयर के इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो सबसे पहली एक्सरसाइज यही कहती है कि डिस्टेंस फॉर्मूला बताओ, कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है।
डिस्टेंस फॉर्मूले के बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आए, हम क्या करते हैं, इसी डिस्टेंस को हम सेक्शन वाइज डिवाइड कर देते हैं। हम जब सेक्शन वाइज डिवाइड करते हैं, सेक्शन वाइज का मतलब है कि ऐसे एक लाइन है, उसको डिवाइड कर दिया किसी तीसरे पॉइंट में, ए बी, यहाँ कोऑर्डिनेट से और ए बी ने तीसरे पॉइंट को, तो हम इसे कहते हैं सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला। अब सेक्शन फॉर्मूला क्या है, सेक्शन फॉर्मूला में डिवाइड करने वाली चीज को हम कहते हैं एम और एन, और यहाँ ये पॉइंट गिवन होते हैं x1 y1 x2 y2। अब करना क्या, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इतना ध्यान रखना। अगर ये कैसे मल्टीप्लाई करना है, देखिए जब पहला पॉइंट निकालने के लिए बोला जाए, मतलब सी पॉइंट, यहाँ x और y दे देते हैं, सी को x निकालने के लिए बोल रहे हैं, तो क्या करना है, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइड में m प्लस n। उसी तरीके से y m y2 प्लस n x1, और यहाँ पर लेंगे m प्लस n। कई बहुत सारी बुकों में m1 m2 लिया हुआ है, तो मगर हमें कंफ्यूजन नहीं करना, हमें m और n रेशो मानना है। जब नहीं गिवन होगा क्वेश्चन में रेशो, तो हमें क्या करना होगा, उसको k रेशो 1 में मानना होगा, ध्यान रखिए। और जो k की वैल्यू आएगी वही m और m का रेशो होगा, ये ध्यान रखना है। ये चीज आप ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब देखिए कई बार क्या होता है कि हमें क्या है, यही लाइन हमें इक्वल डिवाइड कर दी जाती है, तो इक्वल डिवाइड करने के लिए रेशियो का फॉर्मूला लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, मगर उसी समय पे एक फॉर्मूला और बन जाता है हमारे पास, मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो मिड पॉइंट फॉर्मूले में क्या है कि x डिवाइड किया तो x1 प्लस x2, क्योंकि रेशियो तो दोनों सेम है ना, तो यहाँ इसी से फॉर्मूला बना है, वो सेक्शन फॉर्मूले से, कोई नया फॉर्मूला नहीं है। तो y का फॉर्मूला जो निकला है y1 प्लस y2 डिवाइड में 2। तो ये जो m1 m और n है, ये 1 1 हो जाएंगे, यहाँ 1 मल्टीप्लाई किया, यहाँ n से मल्टीप्लाई, तो इस तरीके से प्रॉपर्टी की जाएगी। ध्यान रखना होगा क्वेश्चन के अंदर, अगर क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन में चीजें बताई गई है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करनी होगी, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन को करना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 है जो इस चैप्टर का सबसे पहला क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, द डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट, एक पॉइंट गिवन है और एक ओरिजिन गिवन है। तो मैंने बताया था कि कोई भी पॉइंट ओरिजिन, तो इसका मतलब है कि एक पॉइंट ओरिजिन पे है और एक पॉइंट अलग से लिखा हुआ है। तो ओरिजिन जो पॉइंट होता है वो 0 0 होता है, और हमारे पास जो डिस्टेंस निकालना हो इन बिटवीन निकालना। तो क्वेश्चन में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या करना है, अंडर रूट -6 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये हमारे लिए x2 हो गया, ये y1 हो गया, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया। देखिए डायरेक्ट भी बताऊंगा, जब ओरिजिन का निकालना होता है फॉर्मूला, तो डायरेक्ट आप कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर आएगा, ये 1 मार्क में क्वेश्चन आने वाला है, तो यहाँ पर आएगा 36 प्लस 64, तो अंडर रूट 100, तो आ जाएगा 10। तो 10 इस तरीके से आ जाएगा। अगर डायरेक्ट कभी भी ओरिजिन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, तो आपको करना क्या है, डायरेक्ट करना है, डायरेक्ट कुछ नहीं करना, क्या करना है, इन दोनों का स्क्वायर कर देना है और यहाँ पर लिख देना है, और यहाँ पर 36 प्लस 64 लिख कर डायरेक्ट 100 निकाल देना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 10। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। देखिए क्वेश्चन बोला डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट, एक पॉइंट गिवन है और एक एक्स एक्सिस गिवन है। तो क्वेश्चन में क्या करना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है, एक्स एक्सिस से वाई कितनी दूरी पर है। यहाँ पर ये जो है -1 और 7 कुछ इस तरीके से बनेगा, तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो डायरेक्ट 7 आ जाएगा, कि 7 से एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, उसका एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस, तो ये वाला डिस्टेंस है, तो ये वाई का जो पॉइंट होगा यही पॉइंट होगा, यही आंसर होगा। तो एक 1 मार्क में क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको इस तरीके से करना होगा। अब देखिए नेक्स्ट है, इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है कि दो चीजें आपस में एक दूसरे की दूरी पर, समान दूरी पर हैं। मगर ऐसे बात करें कि यहाँ पर ये A है, ये P है और ये B है, तो यहाँ से A और P की दूरी और P से B की दूरी, ये दोनों समान है, ये दोनों इक्वल है, ये इक्वी डिस्टेंस पर, और प्रूफ भी करना दे दिया। अगर ये क्वेश्चन में खाली इक्वी डिस्टेंस हो तो आप कैसे करते, देखिए यहाँ पर ये 5 है, ये 1 है, यहाँ पर ये पॉइंट कितना है 1 और 5, तो डिस्टेंस निकालना है इक्वल डिस्टेंस। तो एक पहले इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकलेगा, फिर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकलेगा, फिर उसके बाद क्वेश्चन होगा। तो डिस्टेंस निकालते हैं पहले AP के बीच में, तो यहाँ पर आएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब बोला कि इक्वल डिस्टेंस है P से B तक, तो यहाँ PB का डिस्टेंस निकाल देते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा 1 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस
5 माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो यही हुआ ना। अब ये x2 x1 ये बन गए, x2 y2 ये बन गए, x1 और y1 ये बन गए कुछ समय के लिए। तो इस तरीके से सॉल्व करना है। अब जब क्वेश्चन इक्वी डिस्टेंस है तो क्या करना होता है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करना होता है। अब यहाँ से ये जो ये स्क्वायर ये रूट है ये ऑटोमेटिकली कट जाएंगे। यहाँ कुछ इस तरीके से क्वेश्चन बन जाएगा। अब कुछ ऐसा मत करना कि इसको सॉल्व करते हुए कि एक्स एक्स ही काट देना, नहीं। अब कुछ होल स्क्वायर ओपन करना है तो एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y, और यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2x प्लस 25 माइनस प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y। तो यहाँ देखना एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर ऑटोमेटिकली कटने वाले हैं, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर ऑटोमेटिकली कटने वाले हैं। 25 इधर भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 1 भी इधर 1 भी इधर है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब बाकी चीजें जो बच गई उसको एक तरफ लेंगे, तो ये दोनों एक तरफ आ जाएंगे, यहाँ से बचेगा माइनस 8x, और ये दोनों एक तरफ आ जाएंगे तो यहाँ बचेगा माइनस 8y। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 8 से 8 भी कैंसिल, तो x इक्वल टू में y। तो इस तरीके से क्वेश्चन प्रूव करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ रही होंगी। देखिए 1 मार्क में भी ये क्वेश्चन हो सकता है, 2 मार्क में जिसमें भी क्वेश्चन होगा तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। तो आपको समझना होगा इस क्वेश्चन को सबसे पहले, उसके बाद ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने होंगे। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है, उसके बाद आगे क्वेश्चन करना है। तो हमेशा ये ध्यान रखना जब भी क्वेश्चन में बोला जाए कि आपको क्वेश्चन करना है, तो आप ये ध्यान रखिए कि क्वेश्चन को सबसे पहले रीड कीजिए, उसके बाद ही क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। ए लाइन इंटरसेक्ट वाई एक्सिस एक्स एक्सिस एट ए पॉइंट पी। ये क्वेश्चन में बोला है कि ऐसी बात है कि जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं, एक्स एक्सिस जो कटता है वो पी पॉइंट पे कटता है, सॉरी वाई एक्सिस पी पे कटता है और ये एक्स पे कटता है, ठीक है। इफ आर इज द मिड पॉइंट, आर इन दोनों के बीच में कहीं पे मिड पॉइंट पे है, यहाँ पर आर है, ठीक है, ऑफ अ लाइन ऑफ सेगमेंट पी क्यू, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी और क्यू। तो देखिए जब भी एक्स एक्सिस पे पॉइंट कटेंगे तो ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर y शून्य होगा और x एक्सिस पे, और जब y एक्सिस पे कटेंगे तो x 0 होगा। तो हमारे पास एक लाइन ऐसे आ गई, ठीक है, एक लाइन आ गई हमारे पास कुछ इस तरीके से। यहाँ पर ये r है, ये p है, ये q है। तो ये हमारे पास जो पॉइंट है 0 y है, ये हमारे पास मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है इन दोनों का, मिड पॉइंट है 2 और 5। इसका मतलब रेशो 1:1 है, इतना भी समझ सकते हैं, ठीक है। और ये पॉइंट आया x 0, ठीक है। क्वेश्चन देखो कुछ भी नहीं था, क्वेश्चन अगर आप समझते तो बहुत इजी था। मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाते हैं तो x इक्वल टू में, अब देखिए इन दोनों का मिड पॉइंट निकालना, तो फॉर्मूला क्या है, x1 प्लस x2 डिवाइड में 2। x की वैल्यू ये है तो 2 है, x1 की वैल्यू ये है 0 है, यहाँ पर x है डिवाइड में 2, तो x हमारे पास निकल के आ जाएगा 4। x की वैल्यू है तो 4 0 एक पॉइंट बन गया। उसी तरीके से अगर मैं बात करूँ y की, तो y भी निकाले तो y इक्वल टू में y1 प्लस y2 डिवाइड में 2, तो y हमारे पास 5 है, y1 हमारे पास क्या है, ध्यान से देखिए y1 की वैल्यू कितनी है, y1 की वैल्यू y है और y2 की 0 है डिवाइड में 2, तो यहाँ पर आ जाएगा y। तो इसका मतलब हमारे पास ये वाला पॉइंट आ गया 0 10। तो इस तरीके से सॉल्व करना था। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आई होंगी। बहुत इजी सा क्वेश्चन था, सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन सबसे मेन चीज है, आपको पढ़ के समझनी है। क्वेश्चन अगर आपको समझ आ गया तो समझ लीजिए आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको नहीं समझ आया तो ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी कि क्वेश्चन को कैसे करें, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ बोला एक लाइन सेगमेंट है जो ज्वाइन कर रहा है ए बी पे और उनको डिवाइड करने वाला पॉइंट पी है। तो देखिए ये कुछ पॉइंट था, यहाँ पर P हो गया, यहाँ पर A हो गया, यहाँ पर B हो गया। अब ये 4 है, ये 5 है, ये 4 है, ये -5 है। अब A से P तक का रेशियो तो 2 है, वैसे आप समझ सकते हैं ये 2 है तो ये ऑटोमेटिकली टोटल 5 है तो ये 3 आ जाएगा। अगर इसको भी सॉल्व करके दिखाना है, अगर एग्जाम में 3 मार्क्स का आता है तो आपको सॉल्व करके दिखाना है। सॉल्व कैसे करना है कि AP रेशो AB 2:5 है, ठीक है। अब इसको रेसिप्रोकल करना है इस तरीके से, और क्या करना है, दोनों में से 1 को माइनस कर देना है,
1 माइनस हो जाएगा। अब क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है और ये एलसीएम कुछ इस तरीके से आएगा, यहाँ 2 है, ठीक है। अब सॉल्व करने के बाद यहाँ ऊपर बचेगा, अब ए बी में से ए पी हट चुका है तो पी बी डिवाइड में ए पी और यहाँ पर 3/2 बचेगा, ठीक है। इस तरीके से, तो ये रेशो इस तरीके से सॉल्व करके आपको दिखानी होगी। सॉल्व नहीं करेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, कि डायरेक्टली नहीं लिखना है, ठीक है। वैसे समझाने के लिए डायरेक्ट आपको बता दिया गया था। अब पॉइंट निकालने हैं, तो x यहाँ पर ये 4 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ हम लिख सकते हैं x m x2 n x1 m प्लस n। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास नहीं है, यहाँ पर x2 की वैल्यू है, तो x2 की वैल्यू कितनी है, 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 प्लस n की वैल्यू है 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 डिवाइड में 3 प्लस 2, तो यहाँ पर आ जाएगी 8 प्लस 12 प्लस 5, तो निकल के आ गया 1.20/5, इसका मतलब ये 4 आ गया। तो इस तरीके से सॉल्व करना है जब भी क्वेश्चन हो। देखिए समझ आपको तभी आ जाना चाहिए कि इसमें सेक्शन लगना है, इसमें क्या लगना है, ठीक है। अब y की बात करते हैं, तो m/2 प्लस n y1 डिवाइड में m प्लस n, ठीक है। तो यहाँ 5 को 3 से कर देते हैं डायरेक्ट, -15 लिख देते हैं, और पहले भी कर सकते हैं आप, कैसे भी कर सकते हैं, आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। -10 डिवाइड में 5, तो आ जाएगा -25 डिवाइड में 5, तो आएगा -5। तो इस तरीके से पॉइंट आ गया 4 और -5। तो आपको सॉल्व करने का तरीका ये इस तरीके से अपनाना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। चीज़ें समझ आ रही हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मेहनत से बनाए हैं, तो आप इस चीज़ को देख कर जाएँ एग्जाम में, एक बार देख सकते हैं कि भाई क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आया हुआ है, क्वेश्चन करना हमें इस तरीके से सॉल्व है, तो सॉल्व कीजिए सबसे पहले। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, द रेशियो इन विच वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन। अब क्वेश्चन में ना लाइन डिवाइड कर रही है वाई एक्सिस, तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये 0 और y है, ये तो पहले ही बता दिया। अब पॉइंट क्या गिवन है, 5 और -6 है, -1 और -4। देखिए क्वेश्चन क्या है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन। अब साथ में रेशो भी नहीं गिवन, तो रेशो जब मैंने बताया था रेशो नहीं गिवन, तो हमें क्या मानना है कि ये रेशो 1 मानना है, ये पहला ध्यान रखें। और जब भी क्वेश्चन में इस तरीके से हो तो जो 0 हो ना उसका रेशो निकालना, मतलब x रेशो निकलेगा, मतलब x क्वेश्चन में फॉर्मूले में x वाला फॉर्मूला लगाना है। तो डायरेक्ट m2x1 प्लस सॉरी m(x2) n x1 डिवाइड में m प्लस n, तो -1 इंटू के प्लस 5 इंटू 1 डिवाइड में k प्लस 1, और ये कितना है 0। तो यहाँ से k प्लस 1 तो 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा 0 माइनस के प्लस 5, तो यहाँ से जो k की वैल्यू आएगी वो निकल के आएगी 5। 5 का मतलब 5:1, और 5:1 ही क्या होगा, हमारा रेशो होगा। अगर क्वेश्चन में सिर्फ रेशो बोला, अगर क्वेश्चन में बोल दिया जाए भाई पॉइंट भी बताओ, y का पॉइंट भी बताओ, तो y का पॉइंट भी निकालना बहुत इजी है। कैसे निकालेंगे, y इक्वल टू में y m2 m n y1, ये y2 है, ठीक है, m प्लस में n, इस तरीके से है। तो y2 की वैल्यू कितनी है, -4। अब k की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 5 है, n तो 1 ही है क्योंकि रेशो इतना ही आ चुका है, 5:1 आया है, तो यहाँ पर आएगा इतना, ठीक है, इंटू -6 5 प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा -20 -6/6, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे तो आएगा -26 डिवाइड में 6, तो आएगा -13/3। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। अगर समझ आ रहा है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब देखिए एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और समझना है। अभी देखिए मैंने एक रेशो वाला क्वेश्चन कराया है, रेशो वाला, उस पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे था, मगर ये क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और पिछले ईयर आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसलिए ये चीज समझने वाली है कि यही क्वेश्चन अब इस तरीके से करना है। अब देखिए यहाँ पर ये लाइन बनाते हैं, लाइन बना लो बस, काम खत्म हो जाएगा। 8/5y, और यहाँ पर पॉइंट क्या है 1 और 2, और यहाँ पर क्या है 2 और 3, बस क्वेश्चन खत्म। ये हमारे पास गिवन है तो हमें इसका फॉर्मूला लगाना, अभी तो किया है सेम क्वेश्चन, ये है नहीं तो k/1 मान लिया, ठीक है। तो डायरेक्ट करते हैं 2 इंटू के प्लस 1 इंटू 1 डिवाइड में k प्लस 1, 8/5, वहाँ 0 हो गया था, यहाँ थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा, 2k प्लस 1
k प्लस 1। तो सॉल्व कर देते हैं, तो आएगा k प्लस 1 इंटू 8 5 2k प्लस 1। ठीक है, इसके बाद आएगा 8k प्लस 1 8 8k प्लस 8 इक्वल टू में 10k प्लस 5। तो यहाँ से बचेगा 2k और यहाँ बचेगा 3। तो k की वैल्यू जो आएगी 3/2 आ गई। k की वैल्यू कितनी आएगी 3/2 आ गई। तो हमारे पास जो रेशो आया वो कितना है 3 रेशो। अब y का पॉइंट भी बोला है उन्होंने निकालने के लिए, तो y भी निकाल देते हैं। y निकालना भी बहुत कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। तो y निकालने के लिए क्या करना होगा, पहले हमें सबसे पहले फॉर्मूला लिखना होगा। y m y2 n y1 डिवाइड में m प्लस n, इस तरीके से फॉर्मूला लिख दिया हमने। ठीक है, अब क्या है, y हमारे पास नहीं गिवन तो y है, रेशियो हमारे पास गिवन तो m की वैल्यू ये ऊपर वाली होगी, नीचे वाली n की वैल्यू। तो 3 इंटू y2 कितना है, y2 कितना है 3। ठीक है, और 2 इंटू 2 डिवाइड में 5। ठीक है, m प्लस n। तो यहाँ बचेगा 9 प्लस 4, तो 13/5 ये आंसर होने वाला है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आने वाले हो, बोर्ड में आने वाले हैं। बहुत प्यारे क्वेश्चन है और आपको सॉल्व करने। अब देखिए एक और क्वेश्चन, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है और समझने के लिए ये बोर्ड के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। बोला ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, ठीक है, उसमें कुछ पॉइंट्स गिवन है ए बी सी डी। तो पहले हम क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। इसमें नाम दे देते हैं ए बी सी डी, नाम दे चुके हैं। अब देखिए क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। ए बी सी डी पॉइंट्स हमारे पास गिवन है, पॉइंट्स हमारे पास गिवन है, और पी क्यू आर एस जो दे रखे हैं वो मिड पॉइंट्स हैं, मिड पॉइंट्स हैं। तो मिड पॉइंट है, अब ये किसके मिड पॉइंट है ये भी साथ में बताया कि ए बी का मिड पॉइंट पी है, बी सी का मिड पॉइंट क्यू है, और सी डी का मिड पॉइंट आर है, और ए डी का मिड पॉइंट एस है। इस तरीके से गिवन है, गिवन है। ठीक है, मिड पॉइंट गिवन, इनको थोड़ा हम ज्वाइन कर लेते हैं। ये थोड़ा सा डायग्राम, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि पी क्यू आर एस शो दैट द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर। तो हमें क्या दिखाना है कि ये दोनों आपस में कटते हों कहीं ना कहीं जाके। तो क्या करना है क्वेश्चन के अंदर, हमें क्या करना है, क्यू एस ये ऐसे बना लेते हैं, ऐसे थोड़ा सा और बना लेते हैं डायग्राम को। क्यू एस और पी आर ये कहीं से, इनके जो मिड पॉइंट है ये कहीं से बराबर आ जाए। अगर बराबर आ जाएंगे तो ये बाइसेक्ट कर रहे हैं। ये बोला ना कि जब बाइसेक्ट करने का मतलब है कि ये दोनों कहीं पे ना कहीं जाके कट रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट निकालते हैं पी पॉइंट का। तो ए पॉइंट है हमारे पास -1 बी पॉइंट है -1 6, सी पॉइंट है 3 6, डी पॉइंट है 3 -1। ठीक है, और यहाँ पर पी पॉइंट निकाल लेते हैं। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाते हैं तो x कह सकते हैं, x मान सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप मिड पॉइंट लगा सकते हैं। डायरेक्ट मिड पॉइंट लगाए तो -1 डिवाइड में 2 कोमा -1 प्लस 6 डिवाइड में 2। तो पॉइंट आ जाएंगे -1 और 5/2। ठीक है, पहले वाले पॉइंट। अब उसी तरीके से क्यू के निकालते हैं। तो क्यू के जो निकल के आएंगे वो आएंगे -1 प्लस 3 डिवाइड में 2 6 प्लस 6 डिवाइड में 2। तो इसका आ जाएगा 1 और 6, 1 और 6। उसके बाद हम निकालते हैं आर के। तो 3 प्लस 3/2 6 -1/2, 3 और 5/2। उसके बाद हम निकालते हैं एस का। तो आएगा -1 प्लस 3/2 -1 -2, तो आ जाएगा 1 और -1।
इस तरीके से पॉइंट आ गए। अब क्या निकालना है, हम क्या करते हैं, अब Q और S आ चुके तो Q और S के मिड पॉइंट और निकाल लेते हैं। Q और S के मिड पॉइंट और निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर बनेगा 1 + 1/2 6 - 1/2, तो आएगा 1 और कॉमा 5/2। उसी तरीके से हम क्या निकालते हैं, पी आर की निकाल लेते हैं। तो -1/3 + 2, ये प्लस है, सही कर देते हैं। यहाँ पर आएगा -1 + 3/2 कॉमा 5/2 + 5/2 डिवाइड में 2। ठीक है, इसको सोल्व कर देते हैं। तो 2/2 मतलब 1 हो गया। अब इसको सोल्व करने तो पहले ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे, तो ऊपर आएगा 10/2, तो बचेगा 5/2, तो पॉइंट आ जाएगा 1 और 5/2। तो देखिए दोनों सेम आ गए, तो इसका मतलब ये बाइसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर। तो क्वेश्चन कितना भी मुश्किल हो, सिर्फ आपको समझना है कि बाइसेक्ट यहाँ पे भी करने के लिए बोल दिया जाए, इसका मतलब उसके मिड पॉइंट्स आपको बराबर करने हैं। और अगर कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे एक पैरेललोग्राम गिवन है, तो उसके क्या है, पॉइंट्स नहीं गिवन होते, पॉइंट्स नहीं गिवन होते, तो उस केस में भी क्या करते हैं हम, जो डायगोनल्स के हैं मिड पॉइंट निकालते हैं, उनका यूज करते हैं। और बुक में क्वेश्चन भी है, तो इस तरीके से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। तो उम्मीद करता हूँ। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 8 की। देखिए चैप्टर नंबर 8 में क्या ऐसी चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और साथ में मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ, जो मैं फॉर्मूले आपको लिखवा रहा हूँ ना, वो सभी फॉर्मूला आप पहले सबसे पहले नोट कर लीजिए। और इसके लिए मैंने वीडियो भी बनाई हुई ट्रिग्नोमेट्री, वहां तो 10th 11th 12th सभी के, मगर यहाँ पे 10th की बात करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या करते हैं, ये ध्यान दीजिए। यहाँ पर ये 3 कोण होते हैं, या इसको हम थीटा कहते हैं। ये हमेशा 90 डिग्री का बनता है। और थीटा के सामने वाले को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, थीटा के साथ वाले को हम हमेशा बेस बोलते हैं। और यहाँ सामने होता है हाइपोटेन्यूज। तो ध्यान रखिए ए बी सी, ये सी का मतलब होता है अगर साइन सी की वैल्यू है तो ये तभी निकलेगी। अगर मुझे साइन ए की वैल्यू निकालनी है तो मुझे डायग्राम को थोड़ा सा चेंज करना होगा। चेंज किस तरीके से करना होगा, यहाँ पर सी ले, यहाँ पर ए करना होगा, यहाँ पर ए करना होगा, तो ये सी ऑटोमेटिकली ऐसे पहुंच जाएगा और बी यहाँ रह जाएगा। तो हमेशा जब भी क्वेश्चन में ये बोला गया हो तो ये थीटा होता है, थीटा होता है। इसके अंदर हम 6 रेशियोज पढ़ते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। यहाँ एक टेबल बनती है, इसी से रिलेटेड हम टेबल बना लेते हैं। एक टेबल बना लेते हैं, तो इसको हम P लिखते हैं, B लिखते हैं, P लिखते हैं, H H B। ठीक है, इसका मतलब होता है कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, पंडित पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, इस तरीके से आते थे। इसका मतलब होता है कि साइन थीटा P/H के बराबर होता है, उसी तरीके से कोस थीटा P/H के बराबर होता है, टेन थीटा P/B के बराबर होता है। इसी के साथ एक और बात है कि इनका जो रिलेशन बनता है, इनका जो रिलेशन बनता है H स्क्वायर इक्वल टू में P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है। अगर किसी की वैल्यू निकालनी है तो आपको ये फॉर्मूला निकालना। कई बार P गिवन नहीं होता, B गिवन होता है, H गिवन होता है, तो इस तरीके से इस रिलेशन का यूज करना। अब यहाँ से एक और चीज पता चली कि साइन थीटा ये है तो कोसेक थीटा H/P के बराबर होता है, और सेक थीटा H/B के बराबर होता है, कोट थीटा P/P के बराबर। तो देखो ध्यान से देखो इनको, ये क्या है, किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। इसका मतलब कि साइन थीटा 1 कोसेक थीटा के बराबर होता है। और कह सकते हैं कि साइन थीटा और कोसेक थीटा अगर एक साथ मल्टीप्लाई में आ जाए तो उसका मतलब 1 होता है। उसी तरीके से कोसेक थीटा 1/साइन थीटा के बराबर होता है। तो ये दोनों बातें एक ही है। ठीक है, इसी तरीके से कोस थीटा 1/सेक थीटा के बराबर होता है। तो कोस थीटा और सेक थीटा का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। उसी तरीके से सेक थीटा 1/कोस थीटा के बराबर होता है। ठीक है, आगे बात करें, टेन थीटा इक्वल टू में 1/कोट थीटा के बराबर होता है, और कोट थीटा 1/टेन थीटा के बराबर होता है। और इसी तरीके से बात करें कि टेन थीटा
इंटू कोट थीटा 1 के बराबर होता है। इसी के साथ टेन थीटा के और भी फॉर्मूले बनते हैं। ध्यान देखिए यहाँ पी बाई बी है, अगर मैं लिखूं साइन थीटा बाय कोस थीटा, ये पी बाई एच के बराबर होता है, बी बाई एच के बराबर होता है, एच से एच कैंसिल, तो पी बाई बी ही बचेगा। तो इस तरीके से एक और फॉर्मूला हमारे पास टेन थीटा का बन गया, तो इसलिए इसको ध्यान रखना। उसी तरीके से कोट थीटा का भी एक फॉर्मूला बनता है, तो कोट थीटा का क्या बनता है, कोस थीटा डिवाइड में साइन थीटा। ये फॉर्मूले याद रखना, बड़े काम के हैं फॉर्मूले। ठीक है, ये तो फॉर्मूले थे यहाँ पर। अब देखिए एक टेबल बताता हूँ, एक टेबल बताता हूँ, और वो टेबल आपको ये कह लीजिए कि उससे बेहतरीन आप टेबल कहीं नहीं सीख पाएंगे। अब क्या करना है, पहली एक्सरसाइज में ये सभी फॉर्मूले यूज होते हैं। अब जब नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है तो उसमें ना कुछ वैल्यूज फाइंड आउट करनी होती है, जैसे 0 डिग्री की, जैसे 30 डिग्री की, जैसे 45 डिग्री की, जैसे 60 डिग्री की, जैसे 90 डिग्री की। और यहाँ पर हम लिखते हैं पी बी एच, ये हमने पढ़ा अभी। अगर मैं बात करूं, यहाँ पर लिखनी है काउंटिंग 0 1 2 3 4, अब सीधी लिख दी तो अभी उल्टी भी लिख देते हैं, और एच के सामने लिखना है 4 4 4 4 4 4, इस तरीके से लिखनी है। अब ये चीज हो जाएगी तो अब देखिए कोई भी वैल्यू आपसे पूछ ली जाए, सपोज कीजिए साइन 45 डिग्री की पूछ ली, बस इतना पता होना चाहिए कि साइन पी बाई एच के बराबर होता है, तो 45 के सामने 2 है, एच के सामने 4 है, इसके ऊपर क्या लगाना, अंडर रूट। अगर ये सॉल्व होते हैं अंदर तो सॉल्व कर दीजिए, नहीं तो इनको बाहर निकाल दीजिए, इस तरीके से। तो कोई भी अगर वैल्यू आपको पूछी जाए तो आपको इस तरीके से सॉल्व करनी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ रही होंगी। ये टेबल आप बना लीजिए कॉपी में, इसके से रिलेटेड 10-12 वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। आप देखिए बिल्कुल सेम जैसी वैल्यू आपने पढ़ी होगी या याद की होगी, तो वैसी की वैसी वैल्यू आपको मिलेगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में सिर्फ एक फॉर्मूला याद करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1। मैं कह रहा हूँ इसी से सब बन जाएंगे, इसी से सब बन जाएंगे। कैसे बनेंगे वो भी सिखाता हूँ। तो यहाँ पर लिखते हैं एक बार साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एक बार डिवाइड कर देते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा से, इस तरफ डिवाइड कर दो उस तरफ भी डिवाइड, इसी तरीके से एक बार हम डिवाइड करते हैं कोस स्क्वायर थीटा से, और एलसीएम अलग अलग करके लिखूंगा। तो ये कुछ कोस बाय साइन अभी बताया मैंने, कोट स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर आएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, या कह सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1। ठीक है, तो यहाँ से एक फॉर्मूला ये और बन गया। अब इसी तरीके से इसका भी एलसीएम अलग करते हैं, यहाँ से ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, और कह सकते हैं ठीक है इस तरीके से फॉर्मूला। तो तीन फॉर्मूले हमें जो है मेन याद करने। अब यहाँ से वैल्यू निकालना वो हमारी कला है। क्या कह सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, तो इसको उधर भेजना है, तो 1 बाय कोस स्क्वायर थीटा। उसी तरीके से कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर खाली साइन की वैल्यू पूछे तो साइन अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अगर खाली कोस की वैल्यू पूछे तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से बनेगी। अब यहाँ पर भी ऐसे बन जाएगा, तो कोस सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अगर खाली कोसेक की पूछे अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। देखिए बिल्कुल बेसिक से चीजें बता रहा हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से बता रहा हूँ। तो ये ध्यान रखना है कि ये वीडियो आपको देखकर जानी है। आप कहीं से भी कुछ भी देखें, मगर ये कंटेंट जो क्वेश्चंस हैं ये सभी के सभी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं जो अभी दिन है सभी के सभी। तो कोट स्क्वायर थीटा क्या बनेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर खाली कोट की बात करें तो अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी तरीके से सेक स्क्वायर की वैल्यू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। उसके बाद बात करें खाली सेक की वैल्यू अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। टेन की बात करें तो टेन स्क्वायर की बनेगी सेक स्क्वायर, तो साफ साफ यहाँ लिख देते थोड़ा सा, यहाँ से उठा के यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पर ये ध्यान रखना, तो यहाँ पर आएगा टेन की वैल्यू बनेगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। थोड़ा सा और क्लियर करते हैं।
इसी तरीके से खाली टेन थीटा की वैल्यू बनी अंडर रूट। तो इस तरीके से सारे के सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेंगे। ये सभी फॉर्मूले हैं। अब क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं वन बाय वन। देखिए यहाँ पर है कोट ए 8/15, तो कोट का मतलब होता है b/p। ठीक है, अब कोई भी वैल्यू निकालनी तो यहाँ साइन निकालना, तो h तो आना पता होना चाहिए। तो एच स्क्वायर का एक रिलेशन था एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो h अगर बात करें तो अंडर रूट, ये रूट उधर चला जाएगा, और p की बात करें तो 15 का स्क्वायर और ये 8 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 15 का मतलब होता है 225 और 8 का मतलब होता है 64। यहाँ पर सोल्व करेंगे तो आएगा 289। तो 289 17 का होता है। तो साइन की वैल्यू, तो साइन का मतलब होता है p/h। तो यहाँ p की वैल्यू 15 डिवाइड में h। सेक की बात करें तो सेक का मतलब क्या होता है, सेक का मतलब होता है हमारे पास h/b। तो 17/8। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से। उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ रही होंगी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने कराए जा रहे हैं, बहुत अच्छे से क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, तो इन सभी क्वेश्चंस को करके जरूर जाना है। ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये 21 क्वेश्चंस हैं, हम इससे पहले 20 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और 2 चैप्टर कवर कर चुके हैं। देखिए बहुत कुछ सिखाया उसमें। तो यहाँ साइन अल्फा की वैल्यू है, कोस बीटा की वैल्यू है। अब फाइंड करना है कोस अल्फा कोस बीटा की वैल्यू। तो हमें क्या चाहिए, सिर्फ अल्फा बीटा की वैल्यू चाहिए, बाकी तो हम इजीली निकाल लेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे अल्फा की वैल्यू। तो साइन अल्फा, देखिए चेक कीजिए कि ये 1/रूट केस में आता है। तो यहाँ पर आएगा साइन अल्फा 1/रूट, इस तरीके से। तो यहाँ पर चेक करना है कि ये साइन, ये जो 1/रूट है किस पे आता है। तो मैं बता सकता हूँ साइन 45 डिग्री पे, नहीं तो आप निकाल के देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं किसी पे। तो अल्फा की वैल्यू 45 डिग्री आ गई। उसी तरीके से कोट बीटा अंडर रूट 3, तो यहाँ अंडर रूट 3 पे चेक करना है। ये अंडर रूट 3 पे चेक करना है कि ये कहाँ पर आता है। तो देखिए अगर नहीं भी पता तो वो टेबल बनानी है, टेबल को साइड में रख के याद करके अपने आप ऑटोमेटिकली चीजें समझ आ जाएंगी। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पर आएगी कोट बीटा इक्वल टू में कोट 30 डिग्री। ठीक है, p/b होता है, तो 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, तो b/p। ठीक है, इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो बीटा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। अब यहाँ पर क्या करना है, अल्फा की वैल्यू, तो कोसेक अल्फा 45 डिग्री प्लस कोसेक बीटा 30 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से रख लेनी है। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, √2। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है खाली 2। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा 2 प्लस √2। और सॉल्व करना चाहते हैं √2 कॉमन ले लेना है, तो √2 + 1, इतना आंसर इसका बन जाएगा। अब जो भी आपके साथ ऑप्शन में गिवन होगा उसको सॉल्व करके इस तरीके से कर लेना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ रही होंगी और बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आ रही होंगी, कैसे सॉल्व करना है, किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखिए इसी तरीके से ये क्वेश्चन है और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। सिर्फ सोचना है कि ऐसी कोई वैल्यू बताओ कि जो अल्फा, क्या कह सकते हैं, ऐसे लिख लीजिए कुछ समय के लिए, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। तो कोस 90 की वैल्यू क्या होती है, कोस 90 की वैल्यू क्या होती है, वो 0 होती है। तो कोस से कोस कट जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 90 आ गई। तो अब देखिए यहाँ कोस 90/2 की वैल्यू पता करनी है, तो इसका मतलब कोस 45 की वैल्यू पता करनी है, इसका मतलब वो होती है 1/√2। तो इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो सेकंडों में आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। अब देखिए ये वाले क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो साइन यहाँ पर चेक करते हैं, तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 इंटू में 1 होता है। सिर्फ वैल्यू पता होनी चाहिए, वैल्यू आपको जैसी पता है आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर है कोस की वैल्यू होती है √3/2, कोस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। तो यहाँ आएगा 3/4, यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर आएगा 3/4, ये दोनों कैंसिल हो गए, आंसर आ गया 2। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे और उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ रही होंगी। देखिए बहुत बेसिक तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। और एक और तरीका बताता हूँ मैं आपको कि साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री, अगर ये दोनों 90 बना रहे हैं तो हमेशा सेम वैल्यू होगी, हमेशा सेम वैल्यू होगी, ये ध्यान रखना। ठीक है,
हम नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप पहले टेबल बना लीजिए। टेबल बनाएंगे तो 0 1 2 3 4 पी पे, बी पे, एच पे, तो यहाँ पर आएगा 4 3 2 1 0। यहाँ पर होता है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री 4 4 4, तो ये चीज इस तरीके से आ जाएगी √3/4। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से करें, ये क्वेश्चन सोचना होगा कि आप किस तरीके से करें ताकि हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही आ जाए एक बार में। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन किस तरीके से करना है। क्वेश्चन को करने के लिए एक बार थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि क्वेश्चन इस तरीके से हो जाए कि हमें, देखिए इसकी वैल्यू हमारे पास है, इसकी वैल्यू हमारे पास है और इसकी वैल्यू हमारे, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 2 कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस एक्स साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू में 10। ये है हमारे पास। अब क्या करना है, इसको सोल्व करना है। सोल्व करने का हमारे पास ये सोचना होगा कि हमें किस तरीके से सोल्व करना है। देखिए 2 इंटू, अब 30 डिग्री पे, तो 30 डिग्री पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर 2 होता है, तो 2 का होल स्क्वायर नहीं पता तो यहाँ पर लिखना है पी बी एच। देखिए कितने सेकंडों में लिखा है, 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 4 4 4 4 4। ठीक है, अब क्या है, कोसेक का मतलब होता है, कोसेक का मतलब होता है एच बाई पी। तो किस पे चेक करना है, 30 डिग्री, तो यहाँ पे होता है 30, तो 4/1, 4/1 का रूट करेंगे तो 2 आएगा, प्लस एक्स, एक्स इंटू ये होता है √3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर इक्वल टू में, तो यहाँ बन गया 2 इंटू 4 प्लस यहाँ पर बनेगा 3/4 इंटू एक्स माइनस 1/3 इक्वल टू में 10। ठीक है, अब पहले इसको भेज दे 8, तो यहाँ बनेगा 3/4 एक्स माइनस 1/2 और यहाँ पर इक्वल टू में 2 बन जाएगा, 2 बन गया। अब क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के समय तो यहाँ पर है 3/4 एक्स माइनस 1/3 इक्वल टू में 2। ठीक है, 10 - 1, तो अब सॉल्व कर लेना, एलसीएम ले लेना, तो एलसीएम जो आएगा कुछ इस तरीके से आ जाएगा 12 9x - 4 इक्वल टू में 2, तो यहाँ पर बनेगा 9x - 4 इक्वल टू में 24, तो x इक्वल टू में 28/9। तो इस तरीके से कोई भी वैल्यू आपके सामने आ सकती है। ठीक है, अगर क्वेश्चन दिया गया हो तो इस तरीके से सॉल्व करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। समझ आ रही तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन गिवन है आपके सामने और इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए, साइन a माइनस बी इक्वल टू में 0, तो चेक कीजिए 0 कहाँ पर आता है। अगर मैं बात करूँ तो साइन 0 पर ही 0 आता है और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a माइनस बी की वैल्यू 0, तो ये पहली इक्वेशन बन जाएगी। अब इस तरीके से दूसरी है 2 कोस a प्लस बी माइनस 1 इक्वल टू में 0, 2 कोस a प्लस बी इक्वल टू में 1, तो कोस a प्लस बी इक्वल टू में 1/2। तो अब चेक करनी है कि 1/2 किस पे आता है, तो 2a प्लस बी कोस, अगर मैं बात करूँ तो 60 डिग्री पे, से कैंसिल, तो a प्लस बी इक्वल टू में 60 डिग्री। ठीक है, अब दोनों को सोल्व कर लेते हैं। a प्लस बी इक्वल टू में 60 डिग्री, b से b कैंसिल, 2a इक्वल टू में 60, तो a की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। अब a की आ गई तो b की भी क्या आ जाएगी, b की किसी भी इक्वेशन में पुट कर दिया फर्स्ट सेकंड में, तो आपकी जो इक्वेशन आ जाएगी 30 डिग्री। ठीक है, अब मैं यहीं पर स्टॉप कर रहा हूँ। देखिए वीडियो में 30 क्वेश्चंस का चैलेंज दिया था, मगर 30 क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी, तो 25 क्वेश्चन सबसे पहले हम चेक करेंगे कि आप अच्छे से देख रहे हैं या कर रहे हैं, उसके बाद आगे की वीडियो आएंगी। तो उम्मीद करता हूँ आप इन वीडियोस के क्वेश्चंस करके लाएंगे और सभी चीज़ें करेंगे। देखिए 25 क्वेश्चन करा दिए हैं, अब जो बन गई है इतनी लंबी वीडियो को पूरा देखना है और क्वेश्चन सभी करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में 120 क्वेश्चन तो मैं कंप्लीट कराने वाला हूँ, चाहे एक पार्ट ज़्यादा बढ़ जाएगा मगर सब कुछ क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन कराने वाला, तो इसलिए 25 क्वेश्चन आप करके लेके आएंगे। नेक्स्ट पार्ट आपके सामने आ जाएगा,
आप उसको देखिए और सभी चीज़ें क्वेश्चन सभी के सभी चैप्टर्स आप इनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। मैं कह सकता हूँ इस टाइप के ही क्वेश्चंस आपके बोर्ड के एग्जाम में मिलने वाले हैं, चाहे वो 1 मार्क्स में हो या किसी भी कितने भी मार्क्स में हो। तो इसलिए उम्मीद करता हूँ ये पूरी वीडियो देखेंगे और चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू।